सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। वी आर कम बैक विद मोर स्पोर्ट्स अपडेट्स। सबसे पहले तो जी राजू श्रीवास्तव सर के बारे में बात करेंगे। बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में है, सिचुएशन कुछ ठीक ठाक नज़र नहीं आ रही है राजू सर के रिगार्डिंग। प्रे कीजिएगा दैट ही गेट वेल सून। बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन ऑफ इंडिया। बहुत हंसाया है उन्होंने हमें और वी आर प्रेइंग फॉर देयर गुड हेल्थ। और हम सब चाहते हैं कि राजू सर जल्दी से रिकवर करें, जल्दी से दोबारा से टेलीविज़न पर हमें देखने को मिले। और बॉलीवुड की तरफ से भी और बाकी जो दूसरे कॉमेडियंस हैं, इवन की अभी मैं ट्वीट देख रहा था, राजपाल यादव ने भी उनके बेस्ट हेल्थ के लिए प्रे किया है। और हम सब ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके राजू सर ठीक होकर वापस से कॉमेडी की दुनिया में आ जाएं। इसके अलावा जी ट्विटर पे बहुत तेज़ी से जो रूमर्स हैं रिगार्डिंग यजुवेंद्र चहल की और उनकी जो वाइफ है उनके बीच में जो खटपट की जो खबरें आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके बीच कुछ ठीक नहीं है, उनके रिलेशनशिप में कुछ सही नहीं चल रहा है। तो ये महज रूमर्स हैं और इस बात की जो क्लैरिफिकेशन है वो चहल ने दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर किया है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई ये एक रूमर्स ही है, हमारी शादी अभी हुई है और वी आर वेरी हैप्पी विथ आवर मैरिड लाइफ और ऐसी कोई बात नहीं है। तो जितने भी लोग इस तरह के जो रूमर्स फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई कुछ गड़बड़ चल रहा है इन दोनों के बीच, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स है। तो इस तरह के अगर कंटेंट आपके पास आते हैं या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तो प्लीज़ शेयर ना करें और इसे कूड़े के ढेर में डाल दें। इसके साथ साथ बात करेंगे पहले ओडीआई में जिस प्रकार की परफॉर्मेंस रही है भारतीय टीम की जिम्बाब्वे के खिलाफ, आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ द बॉक्स। और हमारी मेन टीम भी नहीं थी, हमारी बी टीम, आप बी टीम तो नहीं कह सकते, वी आर वन ऑफ द बेस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग साइड ऑफ द वर्ल्ड। तो जी हाँ, हमें थोड़ी सी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि जिम्बाब्वे की तरफ से एक एक फाइट पैक देखने को मिलेगा, एक ठीक ठाक से क्रिकेट देखने को मिलेगी, बट उस तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली नहीं। क्योंकि जिस प्रकार की कल गेंदबाजी हुई है भारतीय टीम की तरफ से, खास तौर पे दीपक चहर काफ़ी टाइम बाद रिकवरी कर रहे थे इंजरी से और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार की दमदार परफॉर्मेंस दी है, भाई दिल जीत लिया। और वो एशिया कप स्क्वाड में होने ही चाहिए थे वो। और मैं आपको बता दूं कि उन्हें एशिया कप स्क्वाड के सब्स्टिट्यूट में रखा गया है, स्टैंड बाई पे रखा गया है। यानी अगर किसी तरह की कोई इंजरी होती है एशिया कप के दौरान या किसी को कोविड हो जाता है या इस तरह की कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, उस केस में आप दीपक चहर को खिलाएंगे। तो ये बहुत ही अजीब टाइप का आप डिसीजन मान सकते हैं सेलेक्टर्स का। जिस प्रकार की परफॉर्मेंस उन्होंने पहले ओडीआई में दिखाई है जिम्बाब्वे के खिलाफ और जिस प्रकार की पास में भी उनकी परफॉर्मेंस रही है, तो उनकी टीम में जगह होनी चाहिए थी इवन इन 15 और इवन की प्लेइंग 11 में। कम से कम आपको 15 में तो रखना ही चाहिए था, लेकिन आपने उन्हें स्टैंड बाई पे रखा है। पता नहीं क्यों स्टैंड बाई पे रखा है, आपने आवेश खान को 15 में जगह दे दी है। तो ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है इस मैटर पे और हमें ये देखना होगा कि आखिर खेलते हुए दीपक चहर एशिया कप में दिख सकते हैं या फिर नहीं। हालांकि सिचुएशन आई डोंट थिंक कि उन्हें मौका मिल पाएगा एशिया कप में। बाय द वे उनकी परफॉर्मेंस कल बहुत बेहतरीन रही। हमने स्टार्टिंग में उनके गेंदबाजी में वो स्विंग देखने को मिली, वो धार देखने को मिली। यही कारण रहा कि केएल राहुल ने उन्हें नॉन स्टॉप 7 ओवर करवाए। आपने देखा होगा बहुत सारे दोस्त मेरे क्वेश्चन कर रहे थे ट्विटर पे कि भाई ऐसा क्यों हो गया, इन्हें नॉन स्टॉप क्यों गेंदबाजी करा दी गई, 5 ही ओवर करानी चाहिए थी। तो इस तरह की क्वेश्चन आ रहे थे। तो भाई स्विमिंग कंडीशन थी, गेंदबाजी अच्छी चल रही थी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारा जो टारगेट था वो ऑल आउट करने का था जिम्बाब्वे को, ना कि हमें 50 ओवर तक उन्हें रोक करके रखना था। तो क्योंकि बहुत ही अच्छी सिचुएशन थी, गेंद स्विंग कर रही थी, हमें बहुत ही स्विमिंग कंडीशन देखने को मिली, काफ़ी मदद थी तेज गेंदबाजों के लिए। तो इस वजह से जो है वो नॉन स्टॉप राहुल ने उन्हें ओवर्स कराने को दी। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णावन ने भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई, उनके भी गेंद में वो धार देखने को मिली। सो ओवरऑल भारतीय टीम की जो बॉलिंग लाइनअप है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिली और यही कारण रहा कि जिम्बाब्वे की टीम जो है वो बहुत ही लोवेस्ट टोटल पर मैच को फिनिश कर पाई। हालांकि ये टोटल 60-70 रन और कम हो सकता था क्योंकि हमने 110 पर 8 विकेट गिरा दिए थे जिम्बाब्वे के। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे राहुल की कैप्टेंसी को लेकर के भी क्वेश्चंस यहाँ रेज होंगे कि क्यों नहीं आपने उसके बाद, क्योंकि आपकी विकेटें गिर नहीं रही थी स्पिन गेंदबाजों से, तो आप सीमर्स को लेकर के आ सकते थे। तो वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी जो मिस्टेक है, इवन कि आप बड़ी मिस्टेक कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ से 60-70 रनों की एक बड़ी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। अगर वो पार्टनरशिप नहीं होता तो जिम्बाब्वे की जो टीम है वो महज 130-135 के आसपास आउट हो जाती। बाकी जी बैटिंग डिपार्टमेंट में तो वन साइडेड मैच रहा, एक भी विकेट हमारी नहीं गिरी। ओवरऑल फैंटास्टिक विन फॉर टीम इंडिया और
क्योंकि हम वन ऑफ द बेस्ट प्लेइंग क्रिकेटिंग नेशन है इन द वर्ल्ड, तो इस तरह की परफॉर्मेंस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलता रहेगा। इसके साथ साथ कल पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ भी मैच देखने को मिला। फाइनली एक अच्छी खासी क्रिकेटिंग नेशन है पाकिस्तान। ओडीआई में ये देखने को कल हमें मिला, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही थी ओडीआई, पहले ओडीआई में पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही गिरते पड़ते मैच को बचा पाई थी पाकिस्तान की टीम। बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे थे उनके परफॉर्मेंस को लेकर के कि नीदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ जब आप अपने फुल स्ट्रेंथ टीम को खिला रहे हैं और फिर भी आपकी जीत की जो मार्जिन है, जो डिफरेंसेस है वो महज 15-20 रनों का होता है, तो आखिर ऐसा क्यों है जब आप अपने फुल स्ट्रेंथ टीम को खिला रहे हैं। आप देखिए सारे जो फुल स्ट्रेंथ टीम है पाकिस्तान की, जो आपको एशिया कप में खेलती हुई नजर आएंगी, वो सारी टीमें अभी नीदरलैंड्स के खिलाफ खेल रही है, चाहे वो बाबर हो, फकर, रिजवान, सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी के साथ फिटनेस का कंसर्न चल रहा है। हालांकि ये चीज़ें हमें सेकंड ओडीआई में देखने को नहीं मिली, थोड़ी सी लैग हमें फिर बाबर आजम के कैप्टनसी में देखने को मिली। एक बड़ा पार्टनरशिप बन गया, क्योंकि 8 के स्कोर पर नीदरलैंड्स ने 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद भी एक ठीक ठाक टोटल पे नीदरलैंड की टीम पहुंच पाई। तो क्वेश्चन यहाँ रेज बाबर आजम की कैप्टनसी पे भी होगा। बाकी मिडिल ऑर्डर में भी काफ़ी शेकी देखने को मिली थी पहले ओडीआई में पाकिस्तान की तरफ से। तो इस बार इस दूसरे ओडीआई में आखिर ऐसा नहीं हुआ, रिजवान के बल्ले से फाइनली रन निकला। हालांकि रिजवान की T20 को अगर छोड़ दे तो टेस्ट और ओडीआई में कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है, तो उनके जगह क्या सरफराज को मौका मिल सकता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुझे तो लगता है कि बिल्कुल उन्हें मौका देना चाहिए, खास करके अगर ओडीआई और T20 की बात करें, क्योंकि रिजवान बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे खेलते हैं टेस्ट और ओडीआई में, लेकिन उनके बल्ले से क्योंकि रन नहीं निकल रहे हैं, तो जो पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो काफ़ी शेकी नज़र आ रहा है। सो सेकेंड ओडीआई में रिजवान के बल्ले से फाइनली रन निकला, और जिसके कारण पाकिस्तान की टीम ने इस मैच को जीता और साथ ही साथ सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है। लेकिन एक बार फिर ये क्वेश्चन जरूर रेज होगा कि जब पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम नीदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ खेलती है, तो क्यों जीत का जो मार्जिन है महज 14-15 रनों का होता है, ये मार्जिन 150, 200, 250 रनों का क्यों नहीं होता। तो इस पर सेलेक्टर्स और जो कैप्टन है उनको सोचने की आवश्यकता है। बाकी कल की जीत पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी रही। इसके साथ साथ इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच भी मैचेस चल रहे हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। पहले दिन बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस गेंदबाजी से देखने को मिली साउथ अफ्रीका की तरफ से। रबाडा, नोकिया, ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, और क्या गजब की स्विंग देखने को मिल रही थी वो जब वो बॉलिंग कराने आ रहे थे। काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस थी सीमर्स के लिए, और उनका जमकर फ़ायदा उठाया साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों ने। सभी बड़े बल्लेबाज कुछ बहुत ज़्यादा रन नहीं कर पाए। पोप ने कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंस जरूर दिखाई। बाकी कोई भी बल्लेबाज हैं जो पहले दिन टिक न सके। आप जोनी बेस्टो की परफॉर्मेंस देख लिए, रूट ने भी कुछ खास स्कोर नहीं किया, इसके अलावा लीच ने भी कुछ खास नहीं किया। तो अब देखना होगा कि आज जब मैचेस शुरू होंगे तो साउथ अफ्रीका के पास एक अच्छी खासी एडवांटेज होगी कि वो इस मैच में कम से कम 100-150 रनों का भी अगर वो लीड अगर बना लेते हैं पहले टेस्ट मैच में, तो जिस प्रकार की जो सीमिंग कंडीशन है, जिस प्रकार की जो कंडीशन है, उस कंडीशन में अगर यहाँ से साउथ अफ्रीका की टीम ने अगर 150 रनों का भी लीड ऑक्यूपाई कर लिया, तो यकीन मानिए इट्स नॉट इजी फॉर इंग्लैंड। काफ़ी एडवर्स कंडीशन लग रहे हैं अब अगर देखें बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हालांकि इंग्लैंड में ऐसे सीमिंग कंडीशन ही होते हैं जब फॉरकास्ट कंडीशन होता है, बारिश की पॉसिबिलिटीज़ बहुत होती है, तो उस केस में बॉलिंग डिपार्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा हमें एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। तो जब आज बल्लेबाजी करने आएगी साउथ अफ्रीका की टीम, तो उनकी नज़र होगी कि वो कम से कम 100-150 रनों का अगर लीड यहाँ से वो अगर जनरेट कर पाते हैं, दैट कुड बी एक्सेलेंट फॉर साउथ अफ्रीकन। और उसके बाद जो उनकी गेंदबाजी है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह की लीड ऑक्यूपाई अगर कर लिया साउथ अफ्रीका ने, तो फिर इंग्लैंड को कमबैक करना बहुत मुश्किल होगा। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रिगार्डिंग भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाला है साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर उन्होंने इस सीरीज़ को जीता तो उनकी जो फाइनल खेलने की पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत ही बढ़ जाएगी। वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि WTC के फाइनल में पहुंच जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी फॉर साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इंग्लैंड के लिए कुछ बचा नहीं है WTC में। तो जनाब ये थे कुछ मेजर स्पोर्ट्स इवेंट। आपकी क्या राय है जब हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। मिलेंगे कुछ और स्पोर्ट्स अपडेट के साथ, तब तक आप रखें अपना ध्यान, एंड वी कम बैक विथ मोर स्पोर्ट्स अपडेट्स।